नमस्कार, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं उषा कुशवाहा यानी मेरी स्वयं की लिखी कहानी। मैं कहानी, लेख, उपन्यास, व्यंग आदि लिखती हूँ। संभवतः मेरी कोई रचना या पुस्तक आपकी नज़रों से गुजरी भी हो। चैनल पर तो आप कहानियाँ सुन ही रहे हैं। श्रोताओं, आज आपसे एक विशेष बात कहनी है। कहानियाँ तो आप सुन ही रहे हैं, अब आप कहानी कमल की कहानियों में एक नयापन पाएंगे, यानी मनोरंजन के साथ ही थोड़ी सी दिमागी कसरत और ज्ञानवर्धन भी। इतना तो आप मानते ही हैं कि हर कहानी हमारे आपके जीवन और हमारे इसी समाज से संबंधित होती है और हमारा जीवन हमें बनाने वाले परमात्मा से। तो आज से हर प्रस्तुत कहानी रामायण या भागवत के किस पात्र या प्रसंग से प्रभावित है या किसी और ग्रंथ से भी हो सकता है, तो इसकी खोज आप और हम मिलकर करेंगे। मैं अपनी राय कहानी के अंत में बता दिया करूंगी और आप कहानी सुनने के बाद कमेंट करके बताएं। तो है ना आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है दोस्त। रमन जी अपने छोटे से बैग, जिसमें वे पानी के बोतल वगैरह रखते हैं, उठाकर दरवाजे से बाहर निकलने ही वाले थे कि उनके मोबाइल की घंटी बज उठी। जेब से मोबाइल निकाल कर देखा, स्क्रीन पर कोई अनजाना सा नंबर दिख रहा था। पहले तो नज़रअंदाज कर आगे बढ़ने को हुए, फिर कुछ सोचकर उन्होंने फ़ोन उठा लिया। हेलो करते ही उधर से कुछ पहचानी सी आवाज में अपना नाम सुन ठिठक गए। हेलो रमन, तू रमन ही बोल रहा है ना? अरे कमल, तूने कैसे फोन किया? मेरा नंबर कहाँ से मिला? रमन, तू तो अपना पता बता। क्या बात है दोस्त, आज अचानक फोन भी और पता भी? सब ठीक तो है? भाभी, बच्चे? हाँ हाँ, सब ठीक है। अगले सप्ताह बेटे की शादी है, निमंत्रण देने आना है, जल्दी पता बता। रमन जी ने अपना पता बताया और इससे पहले कि वो कुछ और पूछ या कह पाते, उधर से फोन कट गया। कमल रमन जी के बचपन का मित्र है। बचपन में दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी दोनों ने साथ साथ की है। शहर में ही एक काफ़ी प्रतिष्ठित कंपनी में रमन जी की नौकरी लग गई, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। कमल ने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। यह एक संयोग ही रहा कि कमल की नौकरी भी उसी कंपनी में हुई जिसमें रमन जी कार्यरत थे। चूँकि वह काफ़ी बड़ी लिमिटेड कंपनी थी, दोनों के पद और विभाग भी अलग थे, सो हर वक्त का मिलना नहीं हो पाता। बस कभी कभार ही आमना सामना होता। जब कभी मिलते, हाँ बाय हाय हेलो तक ही बात सीमित रहती। अब दोनों मित्रों के मकान भी बदल गए थे, फिर भी गाहे बगाहे किसी मंदिर, बाजार में या यूं ही कहीं राह चलते एक दूसरे से मुलाकात हो ही जाती। तब भी कैसे हो, सब बढ़िया से आगे बात नहीं बढ़ती। रमन जी अपने और कमल के ओहदे के अंतर को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए स्वयं को एक सीमा तक ही सीमित रखते। कमल ने भी कभी आगे बढ़कर कोई पहले वाली गर्मजोशी नहीं दिखाई। रमन जी को इस बात का कोई मलाल भी नहीं रहा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, दोनों के विवाह हुए, परिवार बढ़ा। आज अचानक कमल का रमन जी के घर आना, वो भी अपने बेटे की शादी के निमंत्रण देने। तभी कॉल बेल की घंटी बज उठी। देखा तो कमल ही था। रमन जी ने हृदय से स्वागत किया, गदगद आवाज में पत्नी राधिका से मिलवाया। वैसे पहचानता तो पूरा परिवार एक दूसरे को था। अक्सर कहीं मेला बाजार में मुलाकात होती ही रहती थी और मिलने पर नमस्कार प्रणाम भी होता था। पत्नी ने भी मुस्कुराते हुए बड़े ही आदर के साथ अभिवादन किया। रमन जी ने उत्साहित स्वर में बहू को पुकारा, प्रिया बेटा, देखो अंकल आए हैं, इनके लिए चाय वगैरह। नहीं नहीं रमन, चाय वाय रहने दे, मैं निकलूंगा, अभी और भी जगह कार्ड देने जाना है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, बेटे का ब्याह है, व्यस्तता तो होगी ही, पर पहली बार घर आया है, वो भी बेटी की ब्याह का निमंत्रण देने, कम से कम मुंह तो मीठा कर।
नहीं नहीं यार, अब मैं चलता हूँ, तू अपने पूरे परिवार के साथ आना जरूर, कहता हुआ कमल दरवाजे की ओर बढ़ गया। तभी हाथ में चाय की ट्रे लिए प्रिया ने बैठक में प्रवेश किया। अरे अंकल, इतनी जल्दी चले गए? हाँ बेटे का ब्याह है, 100 काम होंगे, राधिका ने कहा। पापा जी, अब यह चाय आप पी लीजिए, कहते हुए चाय की ट्रे टेबल पर रख प्रिया उसी टेबल पर पड़े शादी के निमंत्रण कार्ड को उठाकर देखने लगी। रमन जी अपना बैग उठाते हुए बोले, चाय तुम लोग पी लो, मुझे देर हो रही है, अब मैं निकलता हूँ। रमन जी ने यह स्टेशनरी की दुकान नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद अपने 2 मंजिले मकान के निचले हिस्से में खोल रखा है। बेटे ने उन्हें यह कहते हुए रोका भी था कि क्या ज़रूरत है पापा, अब आराम करिए, मैं हूँ ना। हाँ बेटे, जिम्मेदारी तो अब तुम्हें ही संभालनी है, पर मैं घर में बैठे बैठे ऊब जाऊंगा। दुकान में बैठूंगा, 4 लोगों का आना जाना होगा तो मन लगा रहेगा। रमन जी दुकान का शटर खोल सामान व्यवस्थित कर अपने स्थान पर बैठ तो गए। हर दिन की तरह तरह ग्राहकों का आना भी जारी था, पर उनका मन कुछ विचलित सा हो रहा था। माना नौकरी के बाद से हमारे बीच कुछ दूरियां आ गई थी, फिर भी कभी मिलने पर बातचीत तो होती ही थी। बच्चों की शादी तो पहले मैंने ही की, मुझे अपने बेटे बेटी की शादी में कमल को आमंत्रित करना चाहिए था। भारी भूल हुई मुझसे। जब उसे जानकारी हुई होगी तो कितना बुरा लगा होगा। फिर भी उसने कभी कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। मन में कोई मलाल न रखते हुए अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने घर आया। रात में जब भोजन के लिए पूरा परिवार साथ बैठा, रमन जी ने कहा, अगले सप्ताह कमल के बेटे की शादी है, सबको चलना है, तुम लोग तैयारी कर लेना। जी पापा, बेटे बहू ने समर्थन किया। तभी पत्नी बोली, सिर्फ चलना ही है, हमने तो बुलाया नहीं, अब वो आमंत्रित किए हैं तो उनके स्तर का तोहफा भी तो होना चाहिए। हाँ राधिका, कह तो तुम सही रही हो, पर कोई बात नहीं पापा, आप बताइए आपको क्या गिफ्ट करने का मन है, हम खरीद लेंगे ना। हाँ पापा जी, आपकी जो इच्छा हो कहिए, हम वही गिफ्ट करेंगे। अरे नहीं, मुझे इन सब चीज़ों की इतनी समझ नहीं है, तुम लोग ही तय करो क्या देना है, बस हमारी मित्रता और उसके स्तर का ध्यान रख लेना। दूसरे दिन से कमल के बेटे की शादी में जाने की ऐसी तैयारी शुरू हुई जैसे अपने किसी खास रिश्तेदार की शादी में जाना हो। सबने मिलकर तय किया कि एक गिफ्ट देना ठीक नहीं होगा, इतनी पुरानी मित्रता है, सो बेटे बहू दोनों ही को कुछ उपहार दिए जाएं। पर क्या वस्त्र वगैरह की बात जम नहीं रही थी। आसमान छूते भाव में सोने की जेवर देना संभव न था। बहुत सोच विचार के बाद तय हुआ कि अच्छे कंपनी की बढ़िया सी घड़ी गिफ्ट की जाए वर वधू दोनों को। अगले 2 दिन में कमल के बेटे की शादी में जाने के लिए खरीदारी की लिस्ट तैयार कर रविवार को सबने बाजार जाने का प्रोग्राम बनाया। लिस्ट काफ़ी लंबी थी। उपहार में दी जाने वाली घड़ी के अलावा अपने परिवार में भी सभी के लिए कुछ न कुछ खरीदारी हुई। बेटे बहू ने जिद करके रमन जी के लिए भी बढ़िया सी एक जोड़ी कपड़े खरीदे। वहाँ ऊंचे ओहदे के लोग होंगे, इन सब बातों का ध्यान तो रखना ही होगा। घर आकर रमन जी ने हिसाब लगाया, काफ़ी खर्च हो गया था, इतना कि अगले 2-4 महीने की बजट गड़बड़ होना तय था। रमन जी ने मकान तो सर्विस में रहते खरीद ली थी, पर तब सिर्फ 2 कमरे और एक रसोई भर था। 2 बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी में हो रहे खर्च के बीच चाह कर भी मकान में आगे वे कुछ करा नहीं पाए थे। बेटे के विवाह के बाद बहू के आने पर काफ़ी परेशानी महसूस होने लगी थी। 3 साल पहले रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी के पैसे से उन्होंने नीचे एक दुकान और ऊपरी मंजिल बनवाई।
उनकी यह दुकान ना तो बाजार में है और ना ही इसमें ग्रोसरी का सामान है जिसकी ज़रूरत हर दिन इंसान को पड़ती है। दुकान की प्लानिंग करते वक्त ही यह तय हुआ था कि रिटायरमेंट के बाद की दुकान है, बस इसे टाइम पास तक ही रखना है। ग्रोसरी आइटम रखने से उसके सड़ने कीड़ा लगने का भय होगा, जिसके कारण दिमाग में दबाव बना रहेगा। सो दुकान में बस छोटे मोटे स्टेशनरी का सामान भर है। अब जैसी दुकान वैसी ही आमदनी, लिहाजा घर खर्च की जिम्मेदारी बेटे की ही है। वे तो बस अपना पॉकेट खर्च और कभी कभी घर के लिए कुछ फल सब्जियों की मदद ही कर पाते हैं। बेटा संस्कारी है, बहू भी सद्गुणी मिली है, वरना आजकल तो तौबा तौबा। पर खर्च काफी हो गया। खैर, शादी कौन सी बार बार होनी है, एक ही तो बेटा है कमल का। रिसेप्शन के दिन रमन जी के घर में सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई। बहू ने बेटे को उसका लंच बॉक्स थमाते हुए कहा, शाम को जल्दी घर आइएगा, याद है ना? आज हमें अंकल के बेटे की पार्टी में जाना है। हाँ हाँ, आप लोग तैयार रहिएगा, मैं समय से पहुंच जाऊंगा। शादी की रिसेप्शन पार्टी शहर के एक बहुत बड़े होटल में रखी गई थी। रमन जी का परिवार पूरी तैयारी के साथ उत्साहित मन से कुछ जल्दी ही पहुंच गया। पार्टी अभी शुरू ही हुई थी। स्थान के हिसाब से अभी बहुत कम लोग थे, अतः हॉल के इस कोने से उस कोने तक के लोगों को स्पष्ट देखा जा सकता था। गेट से प्रवेश करते ही रमन जी के परिवार के लोग वहां के सुंदर साज सज्जा एवं उच्च कोटि की व्यवस्था को देखने में मग्न कुछ आगे बढ़ गए। रमन जी की निगाहों ने कमल की तलाश शुरू की। थोड़ी ही दूर पर वह किसी से बात करता हुआ नजर आया। रमन जी प्रसन्नचित मन से उस ओर बढ़े। वे कमल के नजदीक पहुंचने ही वाले थे कि वह उनके सामने से होता हुआ गेट से प्रवेश कर रहे एक आगंतुक के अभिवादन को आइए आइए मेहता जी कहता उस ओर बढ़ गया। ओह, इसकी जल्दबाजी वाली पुरानी आदत गई नहीं अब तक। उसने मुझे देखा ही नहीं, सोचा रमन जी ने। हॉल के एक ओर काफी बड़ा सा सुसज्जित स्टेज था, जहां दूल्हा दुल्हन के पास ही कमल की पत्नी भी मौजूद थी। कमल मेहमानों का स्वागत कर रहा था। कुछ मेहमानों पर निगाह पड़ते ही वह आगे बढ़ लगभग झुक कर उनका अभिवादन कर बड़े ही आदर के साथ उन्हें स्टेज तक लेकर जाता, जहां उसकी पत्नी भी 2 कदम आगे आकर उनका स्वागत करती। बेटा खासकर बहू से उनका परिचय करवाया जाता। कुछ देर उन्हें वहां रोक कर फोटो तथा वीडियोग्राफी भी की जाती। कमल कुछ मेहमानों का अभिवादन कर सिर्फ स्टेज तक लेकर जाता और किसी किसी की ओर तो देख तक नहीं रहा था। इस क्रम में वह कई बार रमन जी के आसपास से होकर गुजरा। पहले पहल 1-2 बार रमन जी ने दबी आवाज में उसे पुकारा भी। आप यहाँ अकेले खड़े हैं, मिल लिए कमल जी से? हाँ हाँ, मिल लिया, रमन जी ने पत्नी की ओर बिना देखे बुझे हुए स्वर में उत्तर दिया। बेटा बहू भी आ गए थे। चलिए पापा, गिफ्ट देकर आते हैं। तुम लोग जाओ, मैं तो कमल से मिल ही चुका हूँ। आप भी कमाल करते हैं, हम यहाँ कमल जी से मिलने थोड़े आए हैं, मिलना तो उनके बेटा बहू से है। हाँ पापा जी, अंकल आपके मित्र हैं, गिफ्ट तो आपको और मम्मी जी को ही अपने हाथों देनी है, हम दोनों तो बस आप दोनों के साथ खड़े रहेंगे। हाँ पापा, अब चलिए भी, कहते हुए बेटे ने हाथ पकड़ा और सभी स्टेज की ओर बढ़े। आशंकित मन से रमन जी ने स्टेज पर कदम रखा। कमल की पत्नी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। रमन जी के बहू ने अपने कंधे से बैग उतार सास ससुर के हाथों में गिफ्ट पकड़ाया तो उन्होंने स्वयं ही आगे बढ़कर नौ दंपति के हाथों में थमा दिए। पल भर को रमन परिवार स्टेज पर रुका रहा, पर कहीं से कैमरे की कोई फ्लैश नहीं चमकी। सभी भारी कदमों से नीचे उतर आए। नीचे उतरते हुए रमन जी ने देखा कमल स्टेज की दूसरी ओर की सीढ़ी से किसी को साथ लेकर हंसता हुआ स्टेज पर चढ़ रहा था।
चलिए पापा अब कुछ खाते हैं, कहते बेटे रमन जी का हाथ पकड़ा। बिना कुछ कहे लगभग पैरों को घसीटते हुए रमन जी 2-4 कदम ही बढ़े थे कि उनके स्कूल के समय का एक सहपाठी रमेश नजर आया, जिसकी देवी मंदिर के पास पूजा सामग्री की एक छोटी सी दुकान है। रमेश को देखकर रमन जी ठिठक से गए। रमेश ने भी उन्हें देख लिया था, वह भी उनकी ओर बढ़ा। उसका भी परिवार साथ था। रमेश तुम यहाँ? हाँ, कमल मेरे दुकान पर शादी का निमंत्रण देने आया था, कहने लगा पूरे परिवार के साथ आना। कमल और रमन जी के साथ रमेश ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाया था। रमन जी और रमेश दोनों ने ही अपने अपने परिवार के सदस्यों को जाकर भोजन करने को कहा। उनके जाने के बाद वे लोग पास पड़े कुर्सी पर बैठ गए। धीरे धीरे बचपन के 2-3 और मित्र भी आए और वहीं बैठे रहे। कहा तो किसी ने कुछ नहीं, पर सबके चेहरे बुझे हुए थे। रमन जी ने एक बात पर गौर किया कि कमल ने बचपन के उन सारे मित्रों को आमंत्रित किया था जो किसी कारणवश जीवन में अधिक सफल नहीं हो पाए थे, यानी आर्थिक रूप से कमजोर थे। पर रमन जी स्कूल के समय के ऐसे भी कुछ मित्रों को जानते हैं जो कमल से भी अच्छी स्थिति में हैं और इसी शहर में हैं। उनमें से कोई भी यहाँ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में रमन जी के परिवार के लोग आ गए। आते ही सबने पूछा, आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया, चलो अब घर चलते हैं। रमन जी अपने परिवार के साथ आउट गेट की ओर बढ़ गए। पूरे रास्ते उनके बीच खामोशी छाई रही। विचारों का बवंडर सबके भीतर चल रहे थे, पर कह कोई कुछ नहीं रहा था। रमन जी नजरें नीचे किए या यूं कहें अपने परिवार के लोगों से नजरें चुराते से बैठे रहे। घर पहुंचकर वे सीधे अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद जब बेटे बहू भी अपने कमरे में सोने चले गए, पत्नी राधिका एक गिलास दूध और प्लेट में कुछ ब्रेड लेकर आई। रमन जी अब भी पलकें मूंदे खामोशी से बिस्तर पर लेटे हुए थे। राधिका हाथ में पकड़े ट्रे को मेज पर रख रमन जी के बाह को धीरे से स्पर्श करती स्नेहिल स्वर में बोली, आप अपना जी क्यों छोटा कर रहे हैं? स्वयं की अमीरी और ऐश्वर्य दिखाने के लिए किसी को अपने दरवाजे पर सपरिवार बुलाकर उसे नीचा दिखाने की घटिया सोच रखने वाला इंसान खुद किसी इज्जत के काबिल नहीं। रमन जी ने धीरे से पलके उठाकर पत्नी की ओर देखा। वह समीप बैठती हुई बोली, आपने वहां जाकर कमल जी को कुछ दिया ही है, लिया नहीं, और देने वाला हमेशा लेने वाले से बड़ा होता है। कहते हुए राधिका ने दूध का गिलास रमन जी को पकड़ाया। पत्नी के सकारात्मक और स्नेहिल व्यवहार से रमन जी ने अपने मन पर बड़े बड़े बोझ को कुछ हल्का महसूस किया और अब वे अपमान के कड़वे घूंट को मीठे दूध से निगलने का प्रयास करने लगे। अब दृष्टिकोण की बारी। मेरी राय में इस कहानी में चरित्र रामायण तथा भागवत दोनों ही के प्रमुख रावण तथा दुर्योधन के चरित्र से मेल खाता है, जब उन्होंने अपनी संपत्ति और पावर के अहंकार से भगवान कृष्ण और राम तक का अपमान कर डाला था। अब आपकी बारी। अपना दृष्टिकोण जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे भी हमारा यह सुंदर संवाद बना रहे। कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।